हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस को बहुत ज़ोरदार तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। माई सेल्फ पीयूष भावा एंड आई एम हेयर विद द सब्जेक्ट ऑफ एडवांस बैंक मैनेजमेंट। एडवांस बैंक मैनेजमेंट में अभी तक हम मॉड्यूल ए के 7 चैप्टर्स को कर चुके हैं एंड हमारे पास 2 चैप्टर्स बचे हैं, जिसमें से आज हम एक चैप्टर को करेंगे जिसका नाम है सिमुलेशन। सिमुलेशन में आपको सबसे पहले ये समझना है कि सिमुलेशन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और ये है क्या एक्चुअल में। तो सिमुलेशन आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप डिमांड एंड सप्लाई को मीट करने का ट्राई कर सकते हैं। आप डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग आप अपने सप्लाई को अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो यूज़ आता है आपका, वो आता है कि कभी भी आपको किसी भी प्रोडक्ट को जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसकी असेंबली कैसे होती है। फॉर एग्जांपल आपके जो असेंबलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स होती है उसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हम बाय करते हैं एंड उनको हम बाय जो हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बाय किए उनका यूज़ करके हम प्रोडक्ट की असेंबली करते हैं। अब यहाँ पर उन सभी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो एक दूसरे से कॉरस्पॉन्ड करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 पीसेज अगर माइक्रोचिप के चाहिए और एक पीस मुझे स्क्रीन का चाहिए, तो इसके थ्रू ही हम इन ये आपस में कॉरस्पॉन्ड करने चाहिए। अगर मैं 8 माइक्रोचिप्स मंगा रहा हूँ तो मेरे पास 2 स्क्रीन्स होनी चाहिए, तभी मैं अपने प्रोडक्ट को असेंबल कर पाऊंगा। यही छोटी-छोटी चीज़ों का, यही जो डिमांड और सप्लाई का कॉरस्पॉन्ड करने का, डिमांड के आपस में कॉरस्पॉन्ड करने का, इन सभी का जो हम यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं सिमुलेशन की टेक्निक से। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। But before starting to the chapter, I would request you to please subscribe our channel JIB CIB preparation for the upcoming content and please join the Telegram group using this QR code. Now let's start the topic. सबसे पहले हमें समझना है कि सिमुलेशन है क्या। तो सिमुलेशन इज अप्रोप्रिएट टू सिचुएशंस व्हेन वेयर साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम मेक द यूज ऑफ अदर टेक्निक्स डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि सिमुलेशन एक उस सिचुएशन में अप्रोप्रिएट बन जाता है जहां पर साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम जो है वो डिफिकल्ट होती है किसी और टेक्निक को यूज करने में। हमारे पास सिचुएशन ही ऐसी खड़ी हो गई है कि हम किसी और टेक्निक का यूज नहीं कर पा रहे, तब हम किस टेक्निक का यूज करेंगे? सिमुलेशन का। सिमुलेशन कैन बी यूज्ड बाय विद ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिकल एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स। जो हमारे सिमुलेशन होते हैं वो हम ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिक और मैनेजमेंट टेक्निक के साथ यूज कर सकते हैं। Simulation is useful in training managers and workers in how the real system operates in demonstrating the effects of changes in the system, variables and real time control. इस लाइन का मतलब क्या है? जो सिमुलेशन होता है वो हेल्प करता है ट्रेनिंग मैनेजर्स एंड वर्कर्स। सिमुलेशन की जो टेक्निक्स हैं इसका हेल्प करके, इससे इसकी हेल्प से हम मैनेजर और वर्कर को समझा सकते हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे वेरिएबल जो पूरे सिस्टम में हैं, अगर वो चेंज होते हैं, जो छोटे छोटे वेरिएबल पूरे सिस्टम में हैं अगर वो चेंज होते हैं तो उससे जो हमारा रियल टाइम आउटपुट है वो किस तरीके से अफेक्ट होता है। ये हम किस प्रोसेस के थ्रू समझा सकते हैं? सिमुलेशन के प्रोसेस के थ्रू। अब कुछ एप्लीकेशन है सिमुलेशन मेथड की कि हम सिमुलेशन मेथड को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्यूइंग, जो हमारे पास एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्यूइंग है, जो एयर हमारे एयरप्लेन्स डेली बेसिस पे उड़ते हैं, उसमें कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कितने लोगों को जाना है, ये डिमांड और सप्लाई को जब हम मीट कराना चाहते हैं, कॉरस्पॉन्ड कराना चाहते हैं, वो हम सिमुलेशन मेथड के थ्रू कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस शेड्यूलिंग, हर एयरक्राफ्ट को कितने दिनों बाद उसकी मेंटेनेंस की नीड है, कहाँ पे उसका कौन कौन सा पार्ट वेयर एंड टीयर हो रखा है, हमें कौन से इंजीनियर्स की नीड होगी उसके लिए, ये सब भी हम सिमुलेशन मेथड के थ्रू करते हैं। असेंबली लाइन शेड्यूलिंग, असेंबली लाइन का भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। इन्वेंट्री रीऑर्डर डिजाइन, इन्वेंट्री रीऑर्डर डिजाइन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई कंपनी होती है उसे अपने पास एक इन्वेंट्री रखनी पड़ती है रॉ मटेरियल की, तो वो कितने टाइम में अपनी इन्वेंट्री को रीऑर्डर करेगी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए, वो भी हम किससे समझते हैं? सिमुलेशन मेथड से। रेल रोड ऑपरेशंस, फैसिलिटी लेआउट, रिस्क मॉडलिंग इन फाइनेंस एरिया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड स्टॉक मार्केट, ये सभी एप्लीकेशंस हैं किसके? आपके सिमुलेशन मेथड के। अब हम सिमुलेशन मेथड का एक एग्जांपल करेंगे कि किस तरीके से ये पूरी सिमुलेशन की टेक्निक जो है आपकी वो वर्क करती है एंड किस तरीके से हम इससे एक अपना डेटा बना सकते हैं एंड उससे किस तरीके से हम मीनिंगफुल कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। द ओनर ऑफ एन आउटलेट विशेस टू इवेल्युएट हिज डेली ऑर्डरिंग पॉलिसी। His current rule is order the demand of the previous day, but he has started thinking recently that he should follow
better methods to decide the quantum of order. He purchases milk at rupees 12 and sells at rupees 16. He orders his requirement at the end of the day and get the milk in the morning. From past experience, the vendor assessed that his demand is between 30 and 80 liters per day. अब सबसे पहले हमें यह समझना है कि इस पूरी लाइन का मतलब क्या निकल रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास क्या है, एक ओनर है आउटलेट का, मिल्क आउटलेट का ओनर है हमारे पास। वो उसके पास जो ओल्ड रूल है, ओल्ड रूल क्या है? जस्ट अ सेकेंड। ओके, उसका ओल्ड रूल है कि वो क्या करता है, जो डिमांड आई है डे जीरो पे, जो डिमांड आई है डे जीरो पे, उसे वो आज रात को ऑर्डर कर देगा इवनिंग में, और उसे वो डिमांड मिलेगी कब? डे टू पे। उसे वो डिमांड कब मिलेगी? डे जीरो के बाद डे वन पे मॉर्निंग में। इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड ऐड करके आपको ज़्यादा अच्छे से बताता हूँ। अगर मेरे पास आज, लेट सपोज आज जो हमारी डेट है वो है 1 जनवरी 2025। अगर आज मेरे पास डिमांड आई है 40 लीटर मिल्क की, तो मैं इसे आज इवनिंग में ऑर्डर करूंगा। मैंने इसे ऑर्डर कर दिया कब? ऑर्डर इन इवनिंग। मैंने अपने सप्लायर को बता दिया ये आज इवनिंग में कि मुझे कल 40 लीटर दूध चाहिए होगा। अब 2 जनवरी 2 जनवरी 2025 की सुबह सुबह ये जो मैंने ऑर्डर किया था, ये 40 लीटर मिल्क मुझे मिल रहा है। कब मिल रहा है? 2 जनवरी 2025। अब मान लेते हैं इसमें से 32 लीटर मिल्क जो है मेरा, वो सेल हो गया। बाकी का जो 8 लीटर मिल्क बचा वो वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट क्यों होगा? क्योंकि हम यहाँ पे एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि मिल्क इज पेरिशेबल इन नेचर। मिल्क इज पेरिशेबल इन नेचर। अगर आपने मिल्क को 24 घंटे में कंज्यूम नहीं किया तो वो जो है खराब हो जाएगा। तो इसलिए जो 8 लीटर का दूध है वो हमारा वेस्ट हो जाएगा। यही यहाँ पर नीड बन रही है किस चीज़ की? हमारे सिमुलेशन मेथड की। हम चाहते हैं डिमांड और सप्लाई को इस तरीके से कॉरस्पॉन्ड करें कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा है। वही चीज़ हमें समझनी है इस एग्जाम्पल के थ्रू। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो लाइन है कि ऑर्डर आज कर रहा है, मिल्क कल मॉर्निंग में मिल रहा है, उसे आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि 1 जनवरी 2025 की शाम को उसने अपने सप्लायर को बताया कि मुझे 40 लीटर दूध चाहिए। तो जो सप्लायर है वो दूध कब भेज रहा है? वो दूध भेज रहा है 2 जनवरी 2025 की सुबह। नाउ वी शैल कंटिन्यू द टॉपिक। मैं इसे यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ओके, बट अब वो क्या कह रहा है, उसने एक नया मेथड करने का सोचा है। बट he has started thinking recently that he should follow better methods to decide the quantum of order. अब वो सोच रहा है कि मैं एक बेटर मेथड को यूज करता हूँ। तो वही हम कौन से मेथड का यूज करने वाले हैं? हम यूज करने वाले हैं हमारे सिमुलेशन मेथड को। जो वो मिल्क परचेज करता है वो रुपीज 12 पर लीटर होता है, और जो वो सेल करता है वो रुपीज 16 पर लीटर होता है। उसकी जो ऑर्डर रिक्वायरमेंट होती है एंड ऑफ द डे, वो उसे कब मिल जाती है? अगले दिन की मॉर्निंग में। यही हमने अभी पढ़ा एग्जाम्पल के थ्रू। फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, उसने पास्ट एक्सपीरियंस से यही नोटिस किया है कि जो डिमांड होती है वो 30 से लेकर 80 लीटर्स पर डे होती है। अब वो क्या कर रहा है? ही ऑल्सो केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यूरिंग द लास्ट 10 डेज। जो पिछले 10 दिन थे, जो पिछले 10 दिन थे, उन पिछले 10 दिन की भी इसने जो डिमांड का क्या रखा, एक रिकॉर्ड रखा। उसे इसने एक टेबुलर फॉर्म में सजाया। जो टेबुलर फॉर्म है आपके पास, उसके दो कॉलम है। फर्स्ट कॉलम शोज द डिमांड एंड द सेकंड वन शोज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट वन जो है वो आपको बता रहा है कि कितनी डिमांड हुई है, और सेकंड बता रहा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? कि ये डिमांड कितनी बार रिपीट हुई है, ये डिमांड कितनी बार रिपीट हुई है। दैट इज इन द सेलेक्टेड पीरियड ऑफ 10 डेज हाउ मेनी टाइम्स सच डिमांड अकर्ड। अब देखिए, जो डिमांड शेड्यूल है वो यही बना हुआ है हमारा कि जो हमारी 35 लीटर की डिमांड आई है वो 10 में से एक दिन आई है। जो हमारी 40 लीटर की डिमांड आई है वो 10 में से 3 दिन आई है। जो हमारी 55 लीटर की डिमांड आई है वो 10 में से 2 दिन आई है। जो 65 लीटर की डिमांड आई है वो 10 में से 3 दिन की आई है, और जो 75 लीटर की डिमांड आई है वो 10 में से एक दिन आई है।
यही चीज़ हम अभी पीछे समझना चाह रहे थे। अब जो है हमारे पास 2 रूल हैं। 2 रूल क्या हैं? जो ओल्ड रूल हमसे ये कह रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑन द प्रीवियस डे इज इक्वल्स टू डी एन माइनस वन। इसका मतलब क्या है कि हम ओल्ड रूल के तहत कितनी क्वांटिटी को मंगा रहे हैं? हम उतनी क्वांटिटी को मंगा रहे हैं जितनी हमारी प्रीवियस डे पे डिमांड थी। और जो हमारा न्यू रूल हमसे कह रहा है कि जो ये 10 दिन का डेटा है ना हमारे पास, इन 10 दिन के डेटा का मीन इन 10 दिन के डेटा का मीन जो निकल रहा है, उतनी हम सप्लाई मंगाएंगे। इसको एक बार मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। इसके थ्रू, ब्लैंक स्लाइड के थ्रू। देखिए, ये है हमारे पास ओल्ड रूल, ये है हमारे पास न्यू रूल। ओल्ड रूल हमसे ये कह रहा है कि जो प्रीवियस डे पे डिमांड होगी, उसे हम वो हमें मिलेगी आज की मॉर्निंग में, उसे हमें मिलेगी करंट डे मॉर्निंग। वो हमें करंट डे मॉर्निंग पे मिल जाएगी। और न्यू रूल ये कह रहा है कि ये जो हमने 10 डेज का डेटा मिला ना, इसकी एवरेज ऑफ 10 डेज डेटा, ये हमें करंट डे की मॉर्निंग पे हमारे पास मिलेगा। करंट डे मॉर्निंग, ये हमें करंट डे की मॉर्निंग पे मिल जाएगा इतना मिल्क। आई होप आपको अब अच्छे से समझ आया होगा। और अब इसका मीन कैसे निकलेगा? देखिए, मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 35 कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम्स आ रहा है, तो 35 इंटू 1। 45 कितनी बार आ रहा है आपका? 3 टाइम्स, तो मैं प्लस 45 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 55 मल्टीप्लाई बाय 2। 65 3 टाइम्स आ रहा है, 65 मल्टीप्लाई बाय 3। 75 कितनी टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम, 75 मल्टीप्लाई बाय 1 होल डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि टोटल डेज तो हमारे पास 10 है। तो अब आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो मीन आएगा वो आ जाएगा 55, और वही आपका मीन यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ लेट अस कंपेयर दीज ऑर्डर्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। हमें तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है ना, तो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय पी माइनस क्वांटिटी ऑर्डर्ड मल्टीप्लाई बाय सी। यहाँ पर पी है आपका सेलिंग प्राइस और सी है आपका कॉस्ट प्राइस। अब हम इसी का यूज करके क्या निकालेंगे? हमारा डेटा निकालेंगे। बट उससे पहले हमें यहाँ पे क्या समझना होगा? अपने एक रैंडम नंबर इंटरवल को पहले अरेंज करना होगा। हमें क्या करना होगा? पहले एक रैंडम नंबर टेबल को अरेंज करना होगा। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये रैंडम नंबर टेबल क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए, हमारे पास जो हमारे 10 डेज का डेटा है, उसमें डिमांड पर डे कितनी कितनी थी, उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी कितनी है, एंड देन यहाँ पे हमें बनाना है उसके अकॉर्डिंग रैंडम नंबर इंटरवल। अभी मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ, पहले मैं आपको यहाँ पे डेटा फिल करके बता देता हूँ। देखिए, जो हमारी डिमांड आ रही थी वो आ रही थी 35, 45, 55, 65 और 75। जो हमारी 35 डिमांड थी वो 1 डे थी आउट ऑफ 10, 45 3 डेज थी आउट ऑफ 10, 55 2 डेज थी आउट ऑफ 10, 65 3 डेज थी आउट ऑफ 10 और 75 1 डे थी आउट ऑफ 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमारे पास 35 लीटर्स की डिमांड होगी? वो होगी 1/10। 1/10 को आप सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 0.1। 45 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/10 यानी 0.3। 55 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/10 यानी 0.2। 65 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/10 यानी 0.3। 75 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/10 यानी 0.1। यानी 35 लीटर्स की डिमांड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। 45 लीटर्स की डिमांड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। अब हमें बताना है रैंडम नंबर इंटरवल। देखिए, 0.1 प्रोबेबिलिटी है किसकी? कि 35 की डिमांड होगी, तो यानी हमारा जो
रैंडम नंबर इंटरवल होगा वो होगा 0 to 9। वो क्या होगा 0 to 9। 45 की जो डिमांड होगी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3। इसे आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितना आ रहा है 30 आ रहा है। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 to 39। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है देखिए, क्यूमुलेटिव आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आपकी थी 0.1 और 0.4। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे ना क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के लिए 0.4। 0.4 को आप 100 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि हमें टोटल तो हमें 100 आइटम्स का डेटा चाहिए रहेगा ना। वो कितना हो जाएगा 40। 0 से लेकर 9 तक हमारे पास कितना आइटम्स होते हैं 10। 10 से लेकर 39 तक कितने आइटम्स होते हैं 30। ये टोटल आइटम्स कितने हो गए 40। इस तरीके से आप अपने रैंडम टेबल को रैंडम नंबर इंटरवल को क्या करते हैं डिफाइन करते हैं। रैंडम नंबर इंटरवल क्या होता है, रैंडम नंबर टेबल इंटरवल जो होता है आपका रैंडम नंबर इंटरवल, ये आपका क्या डिटरमाइन करता है, ये आपको ये बताता है कि आप किस तरीके से अपने डेटा को अपनी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद है 0.2। 0.2 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। तो इसमें आप देखिए 39 में आप 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 59। 39 का नेक्स्ट नंबर कितना होता है 40। इसके बाद 0.3। 0.3 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30। 59 में आप 30 को ऐड करेंगे क्या आएगा 89। 59 प्लस 1 कितना होता है 60। तो 60 to 89। उसके बाद 0.1 इसे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपके पास, इसे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 10। इसे आप 89 में आप 10 ऐड करेंगे 99 हो गया। अब देखिए 0 to 9 कितना होता है 10 होता है। ये आपके 0 से 9 तक कितने डिजिट्स होते हैं 10 डिजिट्स होते हैं। फिर आप इन सभी को अगर ऐड करेंगे तो टोटल डिजिट्स आपके पास आ रहे हैं 100। क्यों, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक तो 99 होते हैं। आप जीरो को भी कंसीडर कर रहे हैं तो आपके पास टोटल कितने यहाँ पे आइटम्स हो गए, वो 100 हो गए। अब हम इसी रैंडम नंबर इंटरवल का यूज़ करके हम प्रॉफिट को डिटरमाइन करेंगे और हम देखेंगे कि ज़्यादा प्रॉफिट हमें किस में मिल रहा है, ओल्ड रूल में मिल रहा है या फिर न्यू रूल में मिल रहा है। तो देखिए हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे पूरी, और ये जो हमारी टेबल है ना, इसमें ये जो डे वाला कॉलम होगा और ये आर एन जो है आपका आर एन बता रहा है रैंडम नंबर। आर एन क्या बता रहा है रैंडम नंबर। ये जो होगा ये आपको ऑलरेडी फिल मिलेगा, ये आपके एग्जाम में आपको ऑलरेडी फिल मिलेगा। आपको ये सभी कॉलम्स का यूज करना होगा। तो देखिए जो हमारी ये जो डी है, मैं आपको इन सबको पहले बता देता हूँ कि डी क्या है Q1 क्या है। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको प्रीवियस स्लाइड पे बता देता हूँ। ये नेक्स्ट स्लाइड में बता देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो देखिए ये जो हमारा सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है हमारा डी। तो डी है हमारा डिमांड। डी क्या है डिमांड। उसके बाद Q1 क्या है, Q1 है आपका क्वांटिटी ऑर्डर्ड। Q1 है आपका क्वांटिटी ऑर्डर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डे डिमांड। उसके बाद है आपका S1। S1 क्या है आपका क्वांटिटी सोल्ड इन ओल्ड मेथड। उसके बाद है आपका PR1। PR1 ही है शायद, यस PR1। तो PR1, PR1 आपको बताएगा प्रॉफिट अंडर ओल्ड मेथड। Q2 है आपका क्वांटिटी ऑर्डर्ड अंडर न्यू मेथड। S2 है आपका क्वांटिटी सोल्ड
अंडर न्यू मेथड, और PR2 है आपका प्रॉफिट अंडर न्यू मेथड। इन सभी जो आपकी एब्रीविएशंस हैं, इसका हम यूज़ करके क्या निकालेंगे, प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, ये जो आपके पास डेटा ऑलरेडी गिवन है ना, ये आपको हमेशा एग्जाम में भी क्वेश्चन अगर आता है तो ये डेटा आपको हमेशा मिलेगा। रैंडम नंबर मिलेगा, डे मिलेगा, और जो डिमांड है 0th डे की वो आपको मिलेगी। तो देखिए, अगर आपके पास जो डिमांड आई है, आपके पास क्या है, अगर डिमांड आई है 55 की 0 दिन पे, तो आप कितनी क्वांटिटी को ऑर्डर करेंगे उस दिन? उस दिन आप 55 को ही ऑर्डर कर देंगे। उस दिन आप 55 को ऑर्डर कर देंगे। अब अगर मैंने 55 लीटर्स की डिमांड को ऑर्डर कर दिया है, तो वो मुझे नेक्स्ट डे की मॉर्निंग पे मिलेगी, यानी मुझे वो फर्स्ट डे की मॉर्निंग पे मिलेगी वो डिमांड। वो कितना आएगा मेरा? 55। ठीक है। अब डिमांड, यहाँ पे हम डिमांड को किस तरीके से निकालेंगे? यहाँ पे हम डिमांड को निकालेंगे रैंडम नंबर का यूज करके। तो देखिए, जो हमारा 6 है, 6 कहाँ पे आ रहा है? 6 हमारा रैंडम नंबर इंटरवल में जो है, वो हमारा 6 के कौन सी डिमांड के आगे आ रहा है? 35 के आगे आ रहा है, यानी जो आज की डिमांड होगी वो होगी 35। अब जो हमारी आज की डिमांड है, वो हम आज शाम को ऑर्डर करेंगे। जो हमारी आज की डिमांड है, वो हम आज शाम को ऑर्डर करेंगे, और वो हमें कल मॉर्निंग में मिलेगी, यानी हमें मॉर्निंग में मिलेगी कल 35। और उस दिन की हमारी कितनी, रैंडम नंबर कितना है हमारा? 39। वो किसके अंडर आता है? रैंडम नंबर 39 किसके अंडर आता है? वो आ रहा है आपका 45 के अंडर। तो यानी आपका डिमांड उस दिन का कितना हो जाएगा? 45। अब सेम प्रोसेस है, देखिए, जो डिमांड आपकी यहाँ आ रही है, वो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी ऑर्डर्ड बन जाएगी। जो यहाँ पे आएगी वो यहाँ आ जाएगी, जो यहाँ आएगी वो यहीं आ जाएगी। अब इसको आप सिंपली अपने एंड से कर सकते हैं। तो देखिए, अब 89 है अगर रैंडम नंबर, तो 89 कहाँ पे आ रहा है? 89 आपका आ रहा है 65 के अंडर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिमांड कितनी है? 65। वही आप ऑर्डर कर देंगे नेक्स्ट दिन। अगर आपका रैंडम नंबर कितना है? 61। तो रैंडम नंबर 61 कहाँ पे आ रहा है? वो अगेन 65 में आ रहा है। तो आपकी जो डिमांड हो जाएगी इस दिन की, वो कितनी हो जाएगी? 65। उसके बाद देखिए, आपका रैंडम नंबर है कितना? 99। 99 आपका कहाँ पे, कौन सा रैंडम नंबर इंटरवल पे आ रहा है? वो आ रहा है 75 की डिमांड पे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 75। अगेन इसे आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्वांटिटी डिमांड कर देंगे। जो 55 0 डे पे था वो यहाँ 1 पे आ गया, जो यहाँ पे 35 1 पे था वो Q1 बन गया आपका डे 2 का। वो क्यों बन रहा है? क्योंकि जो आज की डिमांड होगी हमारी, वो हम आज शाम को ऑर्डर करेंगे, और वो हमें मिलेगी कब? नेक्स्ट डे की मॉर्निंग पे। यही चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, अगर 95 है आपका रैंडम नंबर इंटरवल, तो वो 95 आपका कहाँ लाया कर रहा है? 90 से 99 के बीच। तो आपकी डिमांड हो जाएगी 75। अब 75 आज की डिमांड है, तो हम 75 को ही कल ऑर्डर मिलेगा हमें। अब उसके बाद हमारा रैंडम नंबर इंटरवल है 55। अगर ये 55 है, 55 कहाँ लाया करेगा? 40 टू 59 में। तो इसकी डिमांड कितनी हो जाएगी? 55। अब 55 आज की डिमांड है, हम इसे आज शाम को ऑर्डर करेंगे, मिलेगा कब हमें? ये नेक्स्ट डे। यहाँ पे आ गया हमारा 55। उसके बाद ये क्या है, जस्ट अ सेकेंड, ये छुप गया है इसके पीछे। ओके, जो नेक्स्ट हमारा रैंडम नंबर इंटरवल है वो है हमारा 35। वो क्या है हमारा? 35। 35 किस में लाई कर रहा है? 35 लाई कर रहा है 0 से 39 में, यानी यहाँ डिमांड कितनी हो जाएगी? 45। 45 आज की डिमांड है, इसे हमने शाम को ऑर्डर किया, ये हमें कब मिलेगा? नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। फिर है हमारे पास 57। 57 कहाँ लाई कर रहा है? 57 लाई करेगा 40 से 59 में। तो यानी जो हमारा रैंडम नंबर इंटरवल होगा, सॉरी डिमांड पर डे होगी, वो बनेगी 55। अगर वो बन रही है 55, तो हम उसे आज शाम को ऑर्डर करेंगे, मिलेगा कब हमें? वो नेक्स्ट डे की मॉर्निंग पे। उसके बाद है हमारा 59 है हमारा रैंडम नंबर। 59 रैंडम नंबर कहाँ पे आ रहा है? 40 से 59 पे। उसकी डिमांड कितनी है? 55। तो अगेन ये हो गया 55। 55 डिमांड आज की है, हमने ऑर्डर किया शाम को, हमें कब मिला? नेक्स्ट डे की मॉर्निंग पे। तो इसलिए ये नेक्स्ट कॉलम में भी आ जाएगा। उसके बाद 30 है हमारा रैंडम नंबर। अगर रैंडम नंबर हमारा 30 है, वो कहाँ लाया करेगा?
वो आपका लाए करेगा यहाँ 10 से 39 में। उसकी डिमांड कितनी है? 45। यहाँ पे आ जाएगा आपका 45। उसे आप यहाँ पे भी लिख देंगे, क्यों? क्योंकि 45 की डिमांड आपकी आज है। आपने वो आज शाम को ऑर्डर की, मिली कब आपको? वो नेक्स्ट डे की मॉर्निंग पे। तो यानी आपने जो 11 जनवरी को आपने ऑर्डर किया होगा, वो आपको 12 जनवरी की मॉर्निंग में मिलेगा। यही आपने इसके सामने लिख दिया है। ये इंटरप्रिटेशन मैंने आपको पहले भी बताया है। उसके बाद जो हमारा डे 12 है, जो हमारा डे 12 है, डे 12 का रैंडम नंबर है 81। रैंडम नंबर 81 ये कहाँ मिलेगा आपको? 60 से 89 के बीच। इसकी डिमांड कितनी है? 65। तो ये हो गया 65। इसे हम आज शाम को ऑर्डर करेंगे, मिलेगा ये आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में। उसके बाद आपका रैंडम नंबर है 2। रैंडम नंबर 2 आपको कहाँ मिलेगा? रैंडम नंबर 2 आपको मिलेगा 0 से 9 में। तो उसकी डिमांड कितनी हो जाएगी? उसकी डिमांड हो जाएगी 35। 35 डिमांड आज की है, उसे आप कब देंगे? आज शाम को ऑर्डर करेंगे, मिलेगा कब आपको? नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। उसके बाद आपका 18 है रैंडम नंबर। 18 रैंडम नंबर किस में आएगा? 0 से 39 में। तो आपकी डिमांड हो जाएगी कितनी? 45। 45 आपकी डिमांड है, इसे आपने आज शाम को ऑर्डर किया, मिलेगा आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में। सिमिलरली 87 है अगर आपका रैंडम नंबर, तो वो किस में आएगा? वो आएगा 60 से 89 में। तो आपकी डिमांड हो जाएगी 65। 65 आपकी आज की डिमांड है, इसे आपने आज शाम को ऑर्डर किया, मिलेगा आपको कब? ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग पे। फिर आपका रैंडम नंबर 68। रैंडम नंबर 68 कहाँ पे मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको 60 से 89 में। तो यहाँ पे आपकी डिमांड हो जाएगी कितनी? 65। अगेन सेम प्रोसेस। उसके बाद 28 है आपका रैंडम नंबर। ये आपको कहाँ मिलेगा? 10 से 39 में। तो इसकी डिमांड हो जाएगी 45। अगेन सेम प्रोसेस। अगर 44 है रैंडम नंबर, ये आपको कौन से इंटरवल में मिलेगा? ये आपको मिलेगा 40 से 59 के बीच। तो आपकी डिमांड हो जाएगी कितनी? 55। अगेन सेम प्रोसेस। उसके बाद अगर आपका रैंडम नंबर 80 है, तो ये आपको कहाँ लाया करेगा? ये भी 60 से 89 के बीच लाया करेगा। तो आपकी डिमांड हो जाएगी 65। अगेन सेम प्रोसेस। उसके बाद है आपका 84। 84 आपका क्या होगा? रैंडम नंबर। ये कहाँ पे लाया करेगा? 60 से 89 के बीच। तो आपकी डिमांड पर डे कितनी हो जाएगी? 65। अब आप इसे यहाँ नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि आपके पास 21st डे पे आपको कुछ चाहिए ही नहीं। डेटा तो आपके पास सिर्फ 20 डे का है, इसलिए यहीं पे आपका ये आके स्टॉप हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि ये क्या है, कितनी आपकी डिमांड हो रही है और कितनी आपकी हम ऑर्डर कर रहे हैं। डिमांड जितनी आज हो रही है, उसे हम आज शाम को ऑर्डर कर रहे हैं, मिल हमें कब रहा है? मिल हमें रहा है वो नेक्स्ट डे की मॉर्निंग पे। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हमें समझना है ये S1 क्या है। देखिए, S1 हमने क्या लिखा था? S1 हमने लिखा था क्वांटिटी सोल्ड इन ओल्ड मेथड। तो हम सेल कितना कर पाएंगे? देखिए, सेल हम उतना कर पाएंगे ना जितना हमारे पास अवेलेबल है और जितने की डिमांड आई। सेल हम कितना कर पाएंगे? जितना हमारे पास अवेलेबल है और जितना हमारे पास डिमांड आई। तो वो सेल S1 क्या होगा हमारा? लोअर ऑफ D&Q1। S1 क्या होगा हमारा? लोअर ऑफ D1 एंड Q1। इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए मेरे पास 10 लीटर्स का मिल्क है आज, मेरे पास 10 लीटर्स का मिल्क आज है, और मेरे पास मांग जो कस्टमर आया वो मुझसे कह रहा है मुझे 12 लीटर्स मिल्क दे दो। तो क्या मैं मिल्क जो है वो 12 लीटर सेल कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल ही 10 है। क्योंकि मेरे पास अवेलेबल ही 10 है। और मान लीजिए जो कस्टमर आया वो मुझसे कह रहा है 8 लीटर सेल कर दो। तो क्या मैं 10 सेल कर पाऊंगा? नहीं, क्योंकि डिमांड ही कितने की है? 8 की है। तो इसलिए आपका S1 क्या होगा? S1 आपका होगा लोअर ऑफ D एंड Q1। तो देखिए, 35 एंड 55 में से कम क्या है? 35। 45 एंड 35 में से कम क्या है? 35। 45 एंड 65 में कम क्या है? 45। 65 एंड 65 में तो 65 ही रहेगा आपका। उसके बाद 75 एंड 65 में क्या कम है? 65। 75 और 75 तो 75 ही है। 55 एंड 75 में क्या कम है? 55। 45 एंड 55 में क्या कम है? 45। 55 एंड 45 में क्या कम है? 45। 55 और 55 में तो 55 ही रहेगा। 45 और 55 में क्या कम है? 45। 65 एंड 45 में क्या कम है?
45, 35 एंड 65 में क्या कम है? 35। उसके बाद 65 एंड 35 में क्या कम है? 65 एंड 35 में आपका कम है 35। 65 एंड 45 में आपका क्या कम है? 45। 65 एंड 65 में तो 65 ही रहेगा। 45 एंड 65 में क्या कम है? 45। 55 एंड 45 में क्या कम है? 45। 65 एंड 55 में क्या कम है? 55। 65 एंड 65 में क्या रहेगा? 65 ही रहेगा। अब आप क्या निकालेंगे? पी आर वन। मैं एक काम करता हूँ, ये जो एस वन है एंड पी आर वन है, इसे पीछे ही इसको डिफाइन कर देता हूँ नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे हमने ये सब कुछ लिख रखा है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। देखिए, क्वांटिटी सोल्ड हम कितनी कर सकते हैं? क्वांटिटी सोल्ड हम कर सकते हैं लोअर ऑफ डी और क्यू वन, जितनी की डिमांड है या जितने हमारे पास क्वांटिटी हम हमारे पास अवेलेबल है उसमें से जो कम है हम उतना ही तो सेल कर पाएंगे। उसके बाद पी आर वन यानी प्रॉफिट अंडर ओल्ड मेथड। प्रॉफिट अंडर ओल्ड मेथड हम कैसे निकाल सकते हैं? जितने की हमने सेल्स करी, जितने की हमने क्या करी? सेल करी। तो सेल हम कितनी कर रहे हैं? एस वन कर रहे हैं। एस वन क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं और कितने में कर रहे हैं? हम 16 रुपीज में सेल कर रहे हैं। एस वन इंटू 16 माइनस जितना हमने आज मंगाया था, जितना हमने आज क्या करा था, जितना हमारे पास आज अवेलेबल था, मंगाने की जगह हम अवेलेबल कहेंगे। जितना मैंने बेचा इंटू 16 माइनस जितना आज मेरे पास था यानी Q1, और ये हमने कितने में मंगाया था? 12। इस तरीके से हमारा क्या निकल कर आएगा? प्रॉफिट निकल कर आएगा अंडर ओल्ड मेथड। एस वन इंटू 16 माइनस Q1 इंटू 12। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे? प्रॉफिट निकालेंगे। तो देखिए, अब हमें प्रॉफिट निकालना है फॉर फर्स्ट डे। जस्ट अ सेकेंड, मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ। ओके, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट डे। वो कैसे निकलेगा? 16 इंटू एस वन माइनस 12 इंटू क्यू वन। तो देखिए, 16 इंटू 35 माइनस 12 इंटू 55, इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -100। फिर 16 इंटू 35 माइनस 12 इंटू 35, ये आपके पास कितना बनेगा? ये आपके पास बनेगा 140। उसके बाद 45 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 45 मल्टीप्लाई बाय 12, ये कितना बनेगा आपके पास? ये बनेगा 180। उसके बाद 65 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 65 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आपके पास कितना आएगा? 260। अगेन 65 एंड 65 है तो ये भी 260 आएगा। 75 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 75 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आपको कितना देगा? ये देगा 300। उसके बाद 55 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 75 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपको कितना देगा? माइनस का 20। 45 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 55 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आपको कितना देगा? 60। 45 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 45 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आपको कितना देगा? 180। उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये आपका क्या आएगा? 55 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 55 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आपको देगा 220। 45 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 55 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आपको देगा 60। 45 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 45 मल्टीप्लाई बाय 12, 180। 35 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 65 मल्टीप्लाई बाय 12, माइनस का 220। 35 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 35 मल्टीप्लाई बाय 12, ये देगा आपको 140। 45 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 45 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आपको देगा 180। 65 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 65 मल्टीप्लाई बाय 12, ये देगा आपको 260। उसके बाद है आपका 45 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 65 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आपको देगा -60।
45 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 45 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आपको देगा 180। 55 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 55 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आपको देगा 220। 65 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 65 मल्टीप्लाई बाय 12, ये देगा आपको कितना, 260। अब आपको क्या करना है, इस पूरे प्रॉफिट को ऐड करना है। ये जो आपके सारे प्रॉफिट आए हैं ना पर डे के, इन सबको ऐड करना है। तो वो कैसे आएगा, 260 प्लस 220 प्लस 180 माइनस 60 प्लस 260 प्लस 180 प्लस 140 माइनस 220 प्लस 160 माइनस प्लस 60 प्लस 220 प्लस 60 प्लस 60 माइनस 20 प्लस 300 प्लस 300 सॉरी प्लस 260 प्लस 260 प्लस 180 प्लस 140 माइनस 100। तो इसका जो टोटल बनेगा आपके पास वो बनेगा 2680। और एवरेज किस तरीके से निकलेगी, जो हमारे पास एवरेज निकलेगी वो आएगी 2680 डिवाइडेड बाय 20। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना निकल कर आ गया, 134। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है पर डे का। इसे हम हाईलाइट करके अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद अब हम चलेंगे न्यू रूल की तरफ। अब हम किसकी तरफ चलेंगे, न्यू रूल की तरफ। तो देखिए क्या है हमारे पास, Q2। Q2 का मतलब क्या है, जस्ट सेकंड, ओके। Q2 का मतलब क्या है, ये हमने नेक्स्ट पेज पे डिफाइन किया था। क्वांटिटी ऑर्डर्ड अंडर न्यू मेथड। न्यू मेथड में हम क्या कह रहे थे कि हम हर दिन कितनी कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे, मीन जितनी, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे मीन जितनी, और मीन कितना निकल कर आया था 55। तो हम हर दिन कितनी ऑर्डर कर रहे हैं, 55। हर दिन हम क्या कर रहे हैं, 55। उसके बाद S2। S2 कैसे, क्या है हमारा, S2 है क्वांटिटी सोल्ड अंडर न्यू मेथड। तो क्वांटिटी सोल्ड हम कैसे निकालेंगे, उसे भी मैं यहीं पे हमारा डिफाइन कर देता हूँ ताकि बाद में इशू ना हो। ओके, तो क्वांटिटी सोल्ड कैसे निकलेगी, उसे इरेज करना पड़ेगा। ओके, तो आपकी क्वांटिटी सोल्ड कैसे निकलेगी इस मेथड में, लोअर ऑफ डी और Q2, जितनी आपके पास अवेलेबल है और जितनी आपने क्या है डिमांड है, वही आप उसमें से लोअर को ही तो सेल कर पाएंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका S2। तो अब हम S2 को कैलकुलेट करते हैं। ओके, S2 अब क्या बनेगा, लोअर ऑफ डी, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये आगे आ गया है। ओके, तो हमारा S2 क्या बनेगा, लोअर ऑफ डी एंड Q2। तो लोअर ऑफ 35 एंड 55 वो कितना होता है, 35। 45 और 55, 45, 65 और 55 इन दोनों में से कम क्या है, 55। 65 और 55 में क्या कम है, 55। 75 और 55 में क्या कम है, 55। 75 और 55 में क्या कम है, 55। 55 और 55 में तो 55 ही आ गया। 45 और 55 में क्या कम है, 45। 55 और 55 में क्या कम है, 55। 55 और 55 में क्या कम है, 55। 45 और 55 में क्या कम है, 45। 65 और 55 में क्या कम है, 55। 35 और 55 में क्या कम है, 35। 45 और 55 में क्या कम है, 45। 65 और 55 में क्या कम है, 55। 65 और 55 में क्या कम है, 55। 45 और 55 में क्या कम है, 45। 55 और 55 में क्या कम है, 55। 65 और 55 में क्या कम है, 55। 65 और 55 में क्या कम है, 55। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गई, क्वांटिटी सोल्ड। अब हम निकालेंगे PR2 को। PR2 हमारा क्या है, प्रॉफिट अंडर ओल्ड मेथड। PR2 क्या है, प्रॉफिट अंडर न्यू मेथड, सॉरी, प्रॉफिट अंडर न्यू मेथड।
वो हमारा कैसे निकलेगा? वो हमारा निकलेगा जितनी क्वांटिटी हमने सेल करी, जितनी क्वांटिटी हमने सेल करी, यानी एस टू मल्टीप्लाई बाय 16। क्यों? क्योंकि हम हर जो भी हमारे पास सेल हो रही है वो हम 16 रुपीज़ में कर रहे हैं, माइनस Q2 जितनी हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल है, तो वो तो सभी के सभी केसेस में कितनी अवेलेबल है? 55 अवेलेबल है, यानी S2 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 55 मल्टीप्लाई बाय 12। अब अगर आप 55 मल्टीप्लाई बाय 12 को कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा? जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे थोड़ा सा और सही लिख देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए। प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास? सेल्स मल्टीप्लाई बाय सेल पर यूनिट माइनस जितनी डिमांड हुई है मल्टीप्लाई बाय, सॉरी जितनी अवेलेबल है मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। अवेलेबल हमारे पास 52 है, मल्टीप्लाई बाय 12। तो 55 को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे ये आपको कितना देगा? 660। यानी 16 मल्टीप्लाई बाय S1 माइनस 660 से आपको क्या मिलेगा? आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर प्रॉफिट को करते हैं कैलकुलेट। वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा? अभी हम समझ के आए हैं कि हम मल्टीप्लाई करेंगे S2 को मल्टीप्लाई बाय 16 से, फिर हम माइनस कर देंगे किसे? 660 को। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 660 वो आपको देगा माइनस 100। 45 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 660 ये आपको देगा 60। 55 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 660 ये आपको देगा 220। फिर अगेन यहाँ पे 55 है तो 220 ही आएगा, फिर 55 है तो 220 आएगा, फिर से 55 है तो 220 आएगा, फिर से 55 है तो कितना आएगा? 220 आएगा। क्यों आ रहा है ऐसा? क्योंकि 55 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 660 करने से आपको क्या मिलेगा? 220 मिलेगा। फिर आपका 45 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 660 तो ये आपको कितना देगा? 60। फिर 55 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 660 ये आपको देगा 220। फिर अगेन 55 है तो यहाँ पे 220 आएगा, 45 है तो कितना आएगा? 60 आएगा, 55 है तो 220 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है मैंने अभी आपको समझा दिया है। उसके बाद देखिए 35, नेक्स्ट है हमारे पास क्या? 35 की डिमांड है, तो 35 पे हमने ऊपर कैलकुलेट किया तो प्रॉफिट कितना आ रहा था? माइनस 100 आ रहा था। 45 पे प्रॉफिट कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। 55 पे प्रॉफिट कितना आ रहा है? 220 आ रहा है। फिर से 55 है तो 220 प्रॉफिट होगा, 45 है तो 60 होगा प्रॉफिट, 55 है तो 220 होगा, फिर से 55 है 220 होगा, फिर से 55 है 220 होगा। इस तरीके से आप जल्दी जल्दी अपनी कैलकुलेशंस को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप इस पूरे प्रॉफिट का अगर समेशन करेंगे तो वो आप क्या करेंगे? 220 प्लस 220 प्लस 220 प्लस 60 प्लस 220 प्लस 220 प्लस 60 माइनस 100 प्लस 220 प्लस 60 प्लस 220 प्लस 220 प्लस 60 प्लस 220 प्लस 220 प्लस 220 प्लस 220 प्लस 220 प्लस 60 माइनस 100। तो इस पूरे का समेशन आपको कितना मिलेगा? 2960। अब अगर आप एवरेज निकालेंगे किसका? प्रॉफिट का, तो वो कितना आएगा? 2960 डिवाइडेड बाय 20। तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया 148। आपका एवरेज प्रॉफिट कितना निकल कर आया? 148। तो इससे हमें क्या पता चला? ओल्ड मेथड में हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा था? ओल्ड मेथड में हमारे पास प्रॉफिट आ रहा था पर डे का 134, और न्यू मेथड में आ रहा है 148। तो हमें कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए? हमें न्यू मेथड फॉलो करना चाहिए। न्यू मेथड हमसे क्या कह रहा है कि हम हमेशा, हम डेली बेसिस पे कितने क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे? हम क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे 55। हम डेली बेसिस पे कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे? 55, ताकि हमारे पास नेक्स्ट डे की मॉर्निंग पे 55 लीटर मिल्क हो सेल करने के लिए। फिर जो भी हमारे पास डिमांड आएगी उसके अकॉर्डिंग हम अपने सेल्स को कैलकुलेट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी विल कैलकुलेट आवर प्रॉफिट। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमारा ये सिमुलेशन की टेक्निक वर्क करती है। अब हमें समझना है सिमुलेशन के कुछ एडवांटेजेस। तो जो हमारा सिमुलेशन होता है वो डिजायरेबल होता है व्हेन एक्सपेरिमेंट ऑन द रियल सिस्टम। जो हमारे रियल सिस्टम का एक्सपेरिमेंट है वो क्या होना चाहिए? वो डिसरप्ट द ऑनगोइंग एक्टिविटीज, वुड बी टू कॉस्टली टू अंडरटेक। अगर जो हमारे पास रियल सिस्टम के एक्सपेरिमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है अंडरटेक करने के लिए, तब हम क्या करेंगे? सिमुलेशन प्रोसेस को करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे उस बंदे ने कितने डेज का डेटा ले रखा था? 10 डेज का।
अगर वो जाता 20 के लिए, अगर वो जाता 30 के लिए, तो उसके पास तो वेस्टेज कंटिन्यूसली होती ही रहती ना। इसलिए उसने क्या किया, पहले 10 डेज का डेटा निकाल लिया, उसके अकॉर्डिंग उसने सोच लिया कि मुझे डिमांड क्या करनी है, मुझे डेली बेसिस पे 55 की डिमांड मंगानी है, या फिर मुझे डेली बेसिस पे मुझे कितना ऑर्डर करना है जो प्रीवियस डे की डिमांड थी। इस अकॉर्डिंग उस पर्सन ने अपने क्या किया, ऑर्डर किया मिल्क को। वुड डिसरप्ट द ऑनगोइंग एक्टिविटीज। अगर हमारे जो एक्सपेरिमेंट को करने की वजह से हमारी ऑनगोइंग एक्टिविटी बंद हो रही है, तो भी हम किसे यूज करेंगे, सिमुलेशन को यूज करेंगे। रिक्वायर मैनी ऑब्जर्वेशन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। अगर हमें पूरी प्रोसेस को अंडरटेक करना है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा ऑब्जर्वेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसलिए हम सिमुलेशन प्रोसेस का यूज़ कर लेंगे। डू नॉट परमिट एग्जैक्ट रेप्लीकेशन ऑफ इवेंट्स। हम एग्जैक्टली रेप्लीकेट नहीं कर सकते पूरे इवेंट को। जो इवेंट आज हो रहा है वही इवेंट हमें अगर कल करना है, तो वो पूरी तरीके से अगर रेप्लीकेट नहीं हो रहा है, तब भी हम किसे यूज़ करेंगे, सिमुलेशन को। डू नॉट परमिट कंट्रोल ओवर की वेरिएबल। जो की वेरिएबल्स होते हैं, हमारे की वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जिन वेरिएबल्स के चेंज होने की वजह से पूरे के पूरे कंक्लूजन्स चेंज हो सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, की वेरिएबल्स। तो ये जो कंट्रोल है, ये हमें कंट्रोल नहीं देता की वेरिएबल्स पे। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूं जो आज का इवेंट है वही इवेंट मैं कल करूं, लेकिन मेरा जो मैनेजर है वो आज आया लेकिन कल उसने सिक लीव ले ली, तो मेरा तो वो इवेंट रेप्लीकेट ही नहीं हो पाया। यही हमारा क्या है, सिमुलेशन का एक एडवांटेज है कि अगर हम सिमुलेशन प्रोसेस का यूज कर लेंगे तो हमें एक ही बार जो इवेंट हो गया, उसी इवेंट का यूज करके हम फ्यूचर प्रोडिक्शन कर सकते हैं, हमें वो रेप्लीकेट करने की जरूरत ही नहीं है इवेंट को। जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो इस तरीके से है कि सिमुलेशन कब हमारे लिए प्रेफरेबल रहता है, जब मैथमेटिकल मॉडल इज नॉट अवेलेबल टू हैंडल द प्रॉब्लम। मैथमेटिकल मॉडल जो है वो अवेलेबल ही नहीं है प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। इज टू कॉम्प्लेक्स एंड आइडियस टू सॉल्व। मतलब जो हमारी मैथमेटिकल मॉडल है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत मुश्किल है उसे सॉल्व करना। इज बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ अवेलेबल पर्सनल। जो मैथमेटिकल मॉडल है उसे यूज करना कैपेबिलिटी ऑफ अवेलेबल पर्सनल के अगेंस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एचआर में काम करता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं एचआर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और मुझे कॉस्ट डिपार्टमेंट आके कह रहा है कि मुझे आप इस मैथमेटिकल मॉडल को करके दो क्योंकि आज हमारे बाकी इंप्लॉइज छुट्टी पे हैं, तो क्या मैं वो कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। इसलिए ये मेरी बियॉन्ड द कैपेबिलिटी है अवेलेबल पर्सनल के। अब ये मेरी कैपेबिलिटी में ही नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मैं उस टास्क को परफॉर्म करने से अच्छा मैं सिमुलेशन मेथड का यूज करूंगा, ताकि हम अपने डेटा से मीनिंगफुल कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर पाएं। इज नॉट रोबस्ट इनफ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंटरेस्ट। जो हमारा मैथमेटिकल मॉडल है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा सभी फैक्टर्स ऑफ इंटरेस्ट पे। ये कुछ एडवांटेजेस हैं किसके, हमारे सिमुलेशन मेथड के, कि कब आप सिमुलेशन मेथड को प्रेफर करेंगे ओवर द ऑल दी सॉरी ओवर द कंप्लीट इनमरेशन। कंप्लीट इनमरेशन क्या होता है, जब आप सभी की सभी ऑब्जर्वेशंस की स्टडी करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ यस, देन नाउ वी विल मूव ऑन टू द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ सिमुलेशन। जो डिसएडवांटेजेस हैं उसमें सबसे पहला काम है टाइम कंज्यूमिंग। अभी हमने जैसे एग्जांपल करके ही देखा, एक ही एग्जांपल करने में हमें इतना सारा टाइम लग गया सिमुलेशन करने में। यहाँ पे तो जबकि हमें रैंडम नंबर गिवन था, रियल लाइफ में तो आपको रैंडम नंबर भी एस्टिमेट करना होगा, उसका एक अलग प्रोसेस होता है। तो अगर आपके पास रियल लाइफ में, तो ये और भी लेंथी प्रोसेस हो गया। जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना लेट आप कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर पाएंगे और उतना ही ज्यादा आपकी कॉस्ट लगेगी। रिक्वायर्स कंप्यूटर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज ऑन द पार्ट ऑफ द यूजर। ये जो सारा काम होता है ये अभी तो हम मैनुअली कर रहे हैं, बट रियल लाइफ में ये सभी के लिए हमारे पास एक्सेल होती है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम अपना डेटा डालते हैं एंड रैंडम नंबर को हम कैलकुलेट करके उसमें डालते हैं। उसके बाद वो सारा डेटा हमें खुद दे देता है, बट उसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज चाहिए होते हैं एक्सेल के, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के। वो हम कैसे समझेंगे, अगर हमारे पास कंप्यूटर का एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज है तभी हम वो समझ के अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ क्वांटिफाइंग एंड डिफिकल्टी ऑफ कास्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन फॉर्मेट may cause difficulties, but simulations can be made to run under any type of assumption and these flaws can be overlooked. इसका मतलब क्या है कि कभी कभी हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, या हम हमें परेशानी हो रही होती है डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हमें समझने में और उसे डिफाइन करने में। इस केस में जो हम फॉर्मेट अपना लगाते हैं ना, जैसे यहाँ पे हमने एक फॉर्मेट लगाया था अपना, एक सिंपल सा फॉर्मेट यूज करके हमने पूरे सिमुलेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। बट कई बार क्या होता है, जो प्रॉब्लम होती है रियल लाइफ में वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, वो इस फॉर्मेट के तहत हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। उस केस में क्या होता है, हमें बहुत सारी अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं सिमुलेशंस को रन करने के लिए, अदरवाइज वो हमें रिजल्ट नहीं देगी। अब अगर हम बहुत सारी अजम्पशंस को ले रहे हैं
अगर हम बहुत सारी अजम्पशंस को ले रहे हैं, जैसे पहली अजम्पशन यहाँ पे क्या थी कि हमारा मिल्क जो है पेरिशेबल इन नेचर है, अगर ये अजम्पशंस रॉन्ग हुई तो तब तो हम जो कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर रहे हैं वही गलत आ जाएगा, तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट है आपका इन स्पाइट ऑफ वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन देयर आर वेरी फ्यू प्रिंसिपल्स to guide the user in making decisions or what to include in the model and the length and the number of simulation runs. The user has to use his intuitive judgment. इसका मतलब क्या है, ये इतनी सारी एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर्स होने के बाद भी सिर्फ कुछ ही प्रिंसिपल्स, कुछ ही फॉर्मूला एक यूजर को दिए जाते हैं कि जिससे वो अपने डिसीजंस को निकाल सके। अदरवाइज यूजर को खुद से अपने जजमेंट्स का यूज करते हुए सिमुलेशंस को समझना होता है एंड उसे आगे वर्क करना होता है। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका सिमुलेशन मैथडोलॉजी। अब सिमुलेशन मैथडोलॉजी क्या है आपका, सबसे पहले यहाँ पे आता है कि हम स्टार्ट करते हैं कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट आपके इसमें पार्ट्स होते हैं। तो इसके 5 पार्ट्स होते हैं और उसमें क्या क्या हमारे की फैक्टर्स होते हैं। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम को। हमने अगर डिफाइन किया प्रॉब्लम को तो उसका की फैक्टर क्या होगा, डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स एंड वेरिएबल्स। अगर हम प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम से हमें ऑब्जेक्टिव यानी हमें क्या हमारा की गोल है, क्यों कौन से रास्ते पर हम चलना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव हमें पता होना चाहिए। एंड वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि जिनके चेंज होने की वजह से डिसीजन चेंज हो जाएगा। अगर हम प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं और अगर हम वेरिएबल को नहीं बता रहे तो उससे तो एक इश्यू हमारे सामने आ जाएगा कि हमें यही नहीं पता चलेगा कि ये जो डिसीजन है ये डिसीजन कंप्लीटली किसके ऊपर बेस करता है। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्ट द सिमुलेशन मॉडल। अब हमें सिमुलेशन मॉडल को कंस्ट्रक्ट करना होगा, जैसे हमने हमारे केस में किया था, प्रॉफिट को निकालने की हमने इक्वेशन फॉर्म की थी। स्पेसिफिकेशंस ऑफ वेरिएबल, पैरामीटर्स, डिसीजन रूल्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे क्या हैं हमारे की फैक्टर्स हैं। इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पर जैसे हमें ये पता था सेलिंग प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, हमने उसे डिफाइन किया था, वो आपके क्या है की फैक्टर्स हैं। स्पेसिफाई वैल्यूज ऑफ पैरामीटर्स एंड वेरिएबल्स रन इन द सिमुलेशन। पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं आपके एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन। जो आपके एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन हैं उसको आप यूज करें। उसका यूज करने का मतलब क्या, हमने जैसे ये निकाला था कि हम सेल्स कितनी कर पा रहे हैं। सेल्स हम कैसे कर रहे थे, सेल हम कर रहे थे लोअर ऑफ डिमांड और Q1, यही था हमारा। तो इससे हमने क्या किया, जो पूरे पॉपुलेशन का एस्टिमेट है उससे हम क्या निकाल पा रहे हैं, एक प्रॉपर वेरिएबल रन कर पा रहे हैं। एक हमने प्रॉपर वेरिएबल निकाला, वो वेरिएबल क्या था हमारा S1, कि हम कितनी क्वांटिटी सोल्ड कर सकते हैं। ये आपका डिटरमाइन स्टार्टिंग कंडीशंस एंड रन द लेंथ का मतलब क्या है, जो हम जिस स्टार्टिंग कंडीशन से हम लगे थे। सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि हम ऑर्डर कर रहे हैं, सबसे पहली कंडीशन तो यही थी हम मिल्क को ऑर्डर कर रहे हैं, वही हमारा क्या होगा की फैक्टर होगा इन केस ऑफ थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है आपका इवैल्यूएट रिजल्ट्स। जो अब आपका सिमुलेशन प्रॉब्लम रन करने के बाद आपके पास रिजल्ट्स आए, हमारे पास 2 एवरेज आए थे, उसे हमने इवैल्यूएट करना है। वो हम कैसे करेंगे, डिटरमाइन स्टैटिस्टिकल टेस्ट से। हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट ही तो लगाया, हमने क्या करा उसका एवरेज निकाल दिया। एवरेज क्या होता है आपका, एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट ही तो होता है। एवरेज निकालना क्या है आपका की फैक्टर है फॉर द फोर्थ पार्ट। फिफ्थ जो आपका स्टेप है उसमें क्या है, प्रपोज न्यू एक्सपेरिमेंट। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये बताना है कि हमारी ओल्ड मेथड नया था या न्यू मेथड नया था। तो हमने निकाला कि न्यू मेथड में एवरेज ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा न्यू एक्सपेरिमेंट था वो ज़्यादा यूजफुल था। तो हमने क्या करा, उसे कंपेयर करा, दोनों दोनों जो हमारे पास मीन निकल कर आ रहे थे, दोनों एवरेज निकल कर आ रही थी, हमने उसे कंपेयर करा और बता दिया कि कौन सा एक्सपेरिमेंट आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। ये आपका क्या है, सिमुलेशन मैथडोलॉजी। और यहीं पे आपका ये स्टॉप हो जाती है सिमुलेशन मैथडोलॉजी। इसी के साथ आपका जो आज का ये सिमुलेशन का चैप्टर है वो यहीं पे एंड होता है। अब हमारे मॉड्यूल ए का सिर्फ एक चैप्टर बचा है जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। इफ यस देन प्लीज लाइक द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल JIB CIB Prep फॉर द ऑल द अपकमिंग कंटेंट of these examinations, and please join the Telegram group using this QR code. Thank you so much everyone for attending this session.